लॉ जो होता है वो इंटरप्रेट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स को है, जजेस को है। कोई आम इंसान इंटरप्रिटेशन नहीं करके देता है। वर्ड्स आर गिवन देयर ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग इवन इफ इट रिजल्ट इन अनडिजायरेबल आउटकम। तो यहाँ पे पहला रूल कहना चाहता है कि शब्दों को उनका डिक्शनरी मीनिंग दिया जाएगा। जब आपके लिटरल रूल में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आए तब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, जिसे हम लॉजिकल रूल भी बोलते हैं। जनरल वर्ड्स को स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से समझा जाएगा। जो स्पेसिफिक वर्ड पहले आ रहे हैं उस हिसाब से जनरल वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन, जहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्योंकि सब्जेक्ट है लॉ तो इंटरप्रिटेशन समझना तो है जरूरी, और इंटरप्रिटेशन के भी काफी सारे रूल्स हैं। लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू कि लॉ जो होता है वो इंटरप्रेट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स को है, जजेस को है। कोई आम इंसान इंटरप्रिटेशन नहीं करके देता है। जब भी लीगल इश्यूज आएंगे, कोई भी चीज समझने में कंफ्यूजन होगा तो कोर्ट करेगा इंटरप्रिटेशन, और उस इंटरप्रिटेशन के काफी अलग अलग रूल्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं। पहला रूल होता है लिटरल रूल। लिटरल रूल का मतलब है कि कोई भी चीज अगर आप लीगली पढ़ रहे हैं तो शब्दों को उनका ऑर्डिनरी सेंस देकर समझा जाए, शब्दों को उनके नेचुरल सेंस में समझा जाए। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला बच्चों आपको डेली 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो एकदम नॉर्मल चीज है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हेन वर्ड्स आर क्लियर तो लिटरल रूल पे जाएंगे हम। जो नॉर्मल रूल है, फर्स्ट बेसिक रूल, जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, शब्दों को आप नेचुरल मीनिंग देकर समझिए। वर्ड्स आर गिवन देयर ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग इवन इफ इट रिजल्ट इन अनडिजायरेबल आउटकम। तो यहाँ पे पहला रूल कहना चाहता है कि शब्दों को उनका डिक्शनरी मीनिंग दिया जाएगा, भले आउटकम अनडिजायरेबल आए, बट वर्ड्स विल बी गिवन देयर डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है। केस है फिशर वर्सेस बेल का। A shopkeeper displayed flick knives in his shop window, leading to a charge for offering for sale offensive weapons. एक शॉपकीपर था जिसने अपनी दुकान के बाहर जो बड़े बड़े खंजर होते हैं वो लटका रखे थे। तो यहाँ पे उसे बोला गया कि भाई आप क्या करो, आप ऑफेंसिव वेपन्स मतलब ऐसे औजार बेच रहे हो जो ऑफेंसिव है, जिससे लोगों को मारा जा सकता है, वो चीज आपने डिस्प्ले कर रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया, हेल्ड हुआ, डिस्प्लेइंग द नाइव्स वाज कंसिडर्ड एज एन इनविटेशन टू ट्रीट नॉट एन ऑफर फॉर सेल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे 2 टर्म्स आती हैं, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर का मतलब है जो डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लायक हो, जैसे कि विल यू परचेज दिस पेन फॉर 100 रुपीज। तो ये क्या है, ऑफर है, आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। पर अगर मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, इस पेन को सिर्फ डिस्प्ले में रखा हुआ है, मैं आपको कोई ऑफर नहीं दे रही हूँ, आप मुझे आकर पूछोगे कि मैम आपको ये पेन बेचनी है क्या, मतलब मैंने जो पेन डिस्प्ले किया है वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, वो डायरेक्ट ऑफर नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने भी ये बोला कि जो नाइव्स लटके हुए थे दुकान के बाहर वो इन्विटेशन है, वो ऑफर नहीं है। तो द शॉपकीपर वॉज नॉट गिल्टी। तो यहाँ पे शॉपकीपर को गिल्टी नहीं माना गया। अब देखो लिटरल रूल का एक ड्रॉबैक है कि अगर किसी ने अपनी दुकान में, मान लेते हैं, इस तरह से खंजर लटकाए हुए थे और आप उसे बोल रहे हो कि ये तो इनविटेशन है, ये ऑफर नहीं है, बट अल्टीमेटली खंजर लटकाए हुए, तो समथिंग रॉन्ग इज देयर, समथिंग ऑफेंसिव इज देयर। पर लिटरल रूल बोलता है कि हम चीजों को उनके ऑर्डिनरी नेचुरल सेंस में समझेंगे। The literal rule upheld the wording of the law but failed to achieve intended purpose. लॉ में आती है 2 चीज, स्पिरिट ऑफ लॉ एंड वर्ड्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जब भी लॉ को फॉलो करना है तो वर्ड्स और स्पिरिट दोनों से फॉलो करना है, मतलब आप शब्द भी फॉलो करो, उसके जज्बात भी फॉलो करो। अब यहाँ पे आप शब्दों को तो फॉलो करो, पर लॉ मेकर के जो जज्बात है कि तुम कुछ ऑफेंसिव चीजें मत बेचो, तो जज्बात तो फॉलो नहीं हुए। तो लिटरल रूल इज गुड जब कुछ भी गलत नहीं हो रहा हो। जब कंफ्यूजन होगा, जब 2 इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल होंगे, तो हमें लिटरल रूल से हटकर देखना पड़ेगा कि कौन सा इंटरप्रिटेशन ज्यादा जस्टिफाइबल है, ज्यादा इंटेंशन को मैच करता है लॉ मेकर के।
दूसरा आता है बच्चों गोल्डन रूल, जो लिटरल रूल से वन स्टेप अहेड है। इट इज यूज्ड व्हेन लिटरल रूल प्रोड्यूसेस मल्टीपल मीनिंग्स और एब्सर्ड आउटकम प्रेफरिंग अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जब आपके लिटरल रूल में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आए तब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, जिसे हम लॉजिकल रूल भी बोलते हैं, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, गोल्डन रूल भी कहते हैं, कि जब जब एक से ज्यादा मीनिंग हो तो वो मीनिंग सेलेक्ट करो जो सबसे ज्यादा लॉ मेकर के इंटेंशन को मैच करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, तुम्हें जाना है गोवा घूमने के लिए। आप अपनी मम्मी के पास गए, मम्मी को बोला मम्मी मम्मी गोवा जाना है। नहीं जाना, अभी पढ़ लो, एग्जाम दो। फिर आपने बोला मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया सारे दोस्त कुएं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे क्या? फिर आपने तीसरा स्टेटमेंट दिया कि सबके पेरेंट्स मान जाते हैं, आप नहीं मानते हो। मम्मी ने बोला ठीक है, जो मर्जी आए कर ले, जो मर्जी आए कर ले। इसका एक मीनिंग तो ये होता है कि तुम अपनी मर्जी का कर लो, और दूसरा मीनिंग अगर मैं जज्बात पे जाऊं, इंटेंशन पे जाऊं, तो मम्मी इज एंग्री एंड शी वांट्स कि आप बिल्कुल भी ना जाओ। तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग ज्यादा जस्टिफाइबल है, ज्यादा इंटेंशन से मैच कर रहा है? तो आई वुड से सेकंड वाला मीनिंग कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर तुम चले गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो बच्चों, लॉजिकल रूल क्या बोलता है कि जब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हो, तो वो मीनिंग सेलेक्ट कीजिए जो लॉ मेकर के इंटेंशन को मैच करता हो। लॉ मेकर जिसने लॉ लिखा है उसके इंटेंशन को जो फुलफिल करता हो, उसके ऑब्जेक्ट को जो मीट करता हो, वो आप सेलेक्ट करेंगे। दैट इज योर गोल्डन रूल। मिसचीफ रूल, मिसचीफ रूल बोलता है कि भाई कानून क्यों आया, तुम उस पर फोकस करो। पुराने कानून में क्या दिक्कत थी, इसलिए नया कानून लाना पड़ा। अगर आप उस दिक्कत को समझ जाओगे तो आप इंटरप्रिटेशन सही कर पाओगे। इट इंटरप्रेट स्टैट्यूट टू एड्रेस द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और मिसचीफ। मतलब क्या प्रॉब्लम रही, क्या दिक्कत रही जिसके कारण लॉ बनाना पड़ा। द लॉ इंटेंडेड टू रेमेडी, जिसका सोल्यूशन हम इस पर्टिकुलर लॉ या लीगल रूल के थ्रू देना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक एक्ट है प्राइज कंपटीशन एक्ट, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कोई भी कंपटीशन जो आप गैम्बलिंग करके, जुआ खेलकर जीत रहे हो प्राइज, वो प्राइज जो है वॉइड है, इलीगल है, वो नहीं मिलना चाहिए और वो प्राइज गवर्नमेंट आपसे छीन सकती है। अब वहां पे उस एक्ट में एक जगह ऐसा लिखा था एनी कॉम्पिटिशन। अब एनी का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन क्या इस एक्ट में आता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये एक्ट लाया क्यों गया। तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट देखा, हिस्ट्री देखी, तो ये पता चला कि ये एक्ट जो है गैम्बलिंग को रोकने के लिए लाया गया। मतलब इस एक्ट का पर्पस ऐसे कॉम्पिटिशन्स रोकना नहीं था जहां पे लोग अपनी स्किल से प्राइज जीत रहे हैं, अपने स्किल से पैसा कमा रहे हैं। जो चीज गैम्बलिंग के फॉर्म में हो रही थी उन्हें रोकने के लिए यह एक्ट लाया गया। तो भले इन्होंने कहीं पे एनी कंपटीशन लिखा हो तो भी हम क्या समझेंगे, वो कॉम्पिटिशन्स जहां पे आप स्किल्स को यूज नहीं कर रहे, जहां पे आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, बिना एफर्ट के गैम्बलिंग करके जीत रहे हो, उन कॉम्पिटिशन्स को रोकने के लिए एक्ट लाया गया। तो उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन होगा। मतलब मिसचीफ को याद करो कि समस्या क्या थी, और उसके बाद ये देखो कि ये एक्ट क्यों लाया गया। जब आप वो चीज समझ जाएंगे तो आप सही से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। यू विल फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। फिर आया बच्चों एक रूल, एजस डिम जनरस। एजस डिम जनरस का मतलब होता है ऑफ द सेम स्पेसिस, एक ही प्रजाति के लोग। अब ये रूल कैसे अप्लाई करता है, काफी इंटरेस्ट। कभी कभी हम लॉ पढ़ते हैं तो पहले कुछ जनरल वर्ड्स आते हैं और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं। सॉरी, पहले स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं और उसके बाद जनरल वर्ड्स आते हैं। कोई एग्जांपल से समझाती हूँ ये जनरल और स्पेसिफिक क्या है, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। पहले स्पेसिफिक देन जनरल। फॉर एग्जांपल, डेयरी मिल्क, 5 स्टार और अदर्स। अब देखो ये दोनों क्या है,
ये दोनों स्पेसिफिक वर्ड्स है, मतलब किसी चीज को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर रहे हैं। अदर्स क्या है? अदर्स एक जनरल वर्ड है जिसमें कुछ भी आ सकता है। पर अब इस कुछ भी में क्या आ सकता है, वो ये रूल समझाता है कि जब जब ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्ड हो जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके बाद कोई जनरल वर्ड आए, तो ये जनरल वर्ड इन्हीं से रिलेटेड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डेयरी मिल्क 5 स्टार, तो मैं आगे और क्या सोच सकती हूँ? मैं किटकैट सोच सकती हूँ, मंच सोच, समझ आ रहा है? पहले अगर स्पेसिफिक है, बाद में अगर जनरल है, तो जनरल वर्ड्स को हम स्पेसिफिक हिसाब से इंटरप्रीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूल कब अप्लाई नहीं करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्नेक, अ बॉय, मैंने लिखा केक, फिर मैंने लिखा अदर्स। अब देखो ये 3 स्पेसिफिक वर्ड्स है और ये एक जनरल वर्ड है, पर यहाँ पे एजेस डिम जनरल्स अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, एक ही कैटेगरी के लोग नहीं है। एक ही प्रजाति के लोग हो, बाद में कोई जनरल वर्ड आए तो हम एजेस डिम जनरल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जनरल वर्ड्स इन a statute are interpreted in line with specific words preceding them. जनरल वर्ड्स को स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से समझा जाएगा, जो स्पेसिफिक वर्ड पहले आ रहे हैं उस हिसाब से जनरल वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन होता है। केस एग्जांपल है यहाँ पे पोवेल वर्सेस कैम्पटन पार्क का। द इशू वाज वेदर अ रेस कोर्स रिंग फेल अंडर, देखो यहाँ पे ऐसा था, हाउस, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस। हाउस, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस। अब हाउस, ऑफिस, रूम ये तीनों तो इंडोर प्लेसेस हुई, हाउस, ऑफिस, रूम और अदर्स, इसका मतलब अदर्स में भी कौन सी प्लेसेस आनी चाहिए? इंडोर। तब सवाल ये था कि रेस कोर्स रिंग, जहां पे हॉर्स होते हैं, रेस कोर्स रिंग होती है, क्या वो भी यहाँ पे फॉल करेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि ये पहले के 3 प्लेस इंडोर है। अप्लाइंग दिस रूल द फ्रेज रेफर्ड ओनली टू इंडोर प्लेसेस, so the ring was excluded, यहाँ पे रिंग नहीं हो। तो समझ रहे हो आप एजेस डिम जनरल्स मतलब स्पेसिफिक वर्ड, बाद में जनरल वर्ड, जनरल वर्ड स्पेसिफिक के हिसाब से इंटरप्रीट होगा। लास्ट इज एक्सप्रेशो यूनियस एक्सक्लूजो ऑल्ट्रस। अब इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, इसका मतलब लॉ मेकर का इंटेंशन उसे हटाने का है, एक्सक्लूड करने का है। If a statute provide a specific list, anything not included is excluded. अगर मैं आपको लिस्ट में 10 लोगों के नाम लिख कर दे रही हूँ, तो अगर मैंने 11th पर्सन का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब वो पर्सन एक्सक्लूडेड है, 10 ही लोग इंक्लूडेड हैं। जैसे इफ ए लॉ लिस्ट कार, बाइक एंड बसेस, अगर क्लियरली ऐसा लिखा है कार, बाइक एंड बस, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेन, एरोप्लेन ये सब क्या है? एक्सक्लूडेड है। The vehicles, trains would be excluded, यहाँ पे ट्रेन्स जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी क्योंकि वो लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे टोटल हमने 5 रूल समझे। लिटरल रूल का मतलब ऑर्डिनरी डिक्शनरी सेंस निकाला जाए, अगर उसमें दिक्कत आए और मल्टीपल मीनिंग निकले तो लॉजिकल रूल फॉलो करो, जो ज्यादा मीनिंगफुल लगे वो फॉलो करो। इसके बाद आता है मिसचीफ रूल, कि लॉ बनाया ही क्यों गया वो याद करो कि मिसचीफ क्या था, रेमेडी क्या थी और क्यों ये लॉ आया। एजेस डिम जनरल्स, स्पेसिफिक वर्ड्स, जनरल वर्ड्स, जनरल वर्ड्स को स्पेसिफिक वर्ड से इंटरप्रेट किया जाए। एक्सक्लूजो ऑल्ट्रस रूल, जहाँ पे अगर कोई चीज लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब दैट इज एक्सक्लूडेड, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो ये थे बच्चों आपके रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और ये रूल्स बनाए गए हैं कोर्ट्स के लिए कि कोर्ट जब इंटरप्रीट करता है तो इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। Stay tuned, we will be discussing such more topics very soon. Till then, keep revising, keep studying. Thank you.